तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एक बात पूछना था, जैसे ये लेक्चर जो है 3 है और ये जो थियोरेटिकल फॉर्म में जो हम लोग पढ़ रहे हैं यानी पॉइंट वाइज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये सही है या इसे वन लाइनर क्वेश्चन की तरह किया जाए जो कि एकदम पॉइंट दिए रहेंगे, मतलब वन लाइनर रहेगा। तो आप लोग कमेंट करें कि इसी को कंटिन्यू रखें या वन लाइनर क्वेश्चन की तरह लाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग का जो है लेक्चर 3 है महाजनपदों का उदय। इससे पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं 2 लेक्चर जिसमें हमने सिंधु सभ्यता और वैदिक संस्कृति की बात कही थी। दोस्तों एक काम कीजिए, यदि आप लेक्चर देख रहे हैं तो आप यहाँ लेक्चर देखने के बाद उसके बाद जो है आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस के कि आपसे वो क्वेश्चंस बन पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि यानी कि कुछ आउटपुट भी होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले महाजनपद। दोस्तों महाजनपद क्या होता है? दोस्तों जनपद से बना है महाजनपद, यानी बहुत सारे जनपद को मिलाकर के महाजनपद का निर्माण होता है। जनपद जहाँ पर यानी कि छोटा कोई एरिया होता है, वहाँ पर जो है कोई शासक जो है तो है रीजनल जो शासक होते हैं वो शासन करते हैं, और उससे भी जो कोई बड़ा शासक होता है जैसे यानी कि वो जो उसे भी कंट्रोल कर लेता है जनपद पे, ठीक ना। तो बहुत सारे जनपदों को मिला करके जो है एक महाजनपद बनता है और इस महाजनपद पर जो है एक बहुत यानी शक्तिशाली सम्राट का शासन यहाँ पर शासन होता है, ठीक ना। तो चलिए शुरू। जैसे यानी कि हम लोग मगध महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं, उसका काशी महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं। तब पहले होता था क्या, जैसे मगध में ही यानी छोटे छोटे जनपद होते थे, उसमें छोटे छोटे शासक होते थे। लेकिन वही अब शक्तिशाली एक शासक आ गया और सभी को यानी कि वो अपना सभी को पराजित करके वो अपना जब वो शासन कर रहे हैं तो वो महाजनपद कहलाएगा वो पूरा एरिया। तो वहाँ पर जो छोटे छोटे शासक होते हैं उनका जो है अब शासन खत्म हो जाता है और महाजनपद आ देते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप ये वर्ड समझ गए होंगे। और 6ठी शताब्दी के आसपास जो है, जैसे यानी कि हम लोगों ने 6ठी शताब्दी मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, जैसे हम लोगों ने यानी कि 2500 BC से 1500 BC हमने पढ़ा सिंधु सभ्यता, और 1500 BC से 600 BC हमने पढ़ा क्या, तो वैदिक संस्कृति, जिसमें 2 है, उत्तर वैदिक और पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक, ठीक ना, ये पढ़ा। और 600 BC के आसपास जो है आपको ये जो है महाजनपदों का उदय ये हम लोग पढ़ते हैं। और इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक, जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, जितने सारे धर्म हैं वो हम पढ़ेंगे, उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। दोस्तों हम लोग यहाँ पर वही टॉपिक पढ़ने का प्रयास करेंगे जो कि क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आशा करते हैं कि महाजनपद वर्ड आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है, कई सारे जनपदों को मिला करके महाजनपद जो है अस्तित्व में आते हैं, ठीक ना। कई सारे जनपदों को मिला करके जो है महाजनपद अस्तित्व में आते हैं। अब देखिए भारतवर्ष के 16 महाजनपद हो दोस्तों, यानी कि जो जितने भारत में उस समय जो है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में, वहाँ पर जो है मतलब 600 BC के आसपास जो है पूरा भारतवर्ष में जो है 16 महाजनपद जो उभर कर आए थे, ठीक ना। जो यानी कि सभी यहाँ पर लिस्ट दिया वो भी पढ़ेंगे, उसके राजधानी और उसका वर्तमान स्थिति दोनों क्वेश्चन में आता है। तो चलिए, तो जो भारतवर्ष के 16 महाजनपदों की जो जानकारी है हमको 2 किताबों से मिलती है, ठीक ना। जानकारी 6ठी सदी ईसा पूर्व में बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र, यानी जो ये आप देख रहे हैं मतलब 16 महाजनपद जो है हमारे भारत में, तो इनकी जानकारी जो है हमें 2 बुक से मिलती है। एक बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है अंगुत्तर निकाय और एक जैन ग्रंथ से संबंधित है भगवती सूत्र। ये दोनों बुक है, तो इन दोनों से जो हमको 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो क्वेश्चन आता है कि 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी जो है किस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है, तो अंगुत्तर निकाय, और किस जैन ग्रंथ से मिलती है, तो वो हो गया आपको भगवती सूत्र। तो दोनों याद रखेंगे, बहुत ही दोस्तों ये VVI क्वेश्चन है। तो चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो है आपको 16 महाजनपद, जितने भी है 16 महाजनपद सभी का लिस्ट दिया गया है, ठीक ना। जैसे मगध हो गया, और दोस्तों इनमें सबसे शक्तिशाली था मगध था, जो कि वर्तमान बिहार में है, पटना गया वाले बेल्ट पे है, ठीक ना। तो मगध ये हो गया। तो मगध की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? आप एक काम करेंगे, वर्तमान स्थिति यदि आप ना भी याद करें तो चलेगा, लेकिन जो इसका राजधानी है वो आप याद जरूर करें, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है दोस्तों बनते हैं, ठीक ना। तो आप इसे जरूर आप याद करेंगे। मगध जो है, तो मगध की राजधानी कहाँ है? गिरिब्रज या राजगृह। दोस्तों आप राजगीर का नाम सुने हैं? राजगीर का, जो वर्तमान में यानी कि बिहार में है। राजगीर पहाड़ों का ये क्षेत्र है जो एक पर्यटक स्थल है, तो वही जो है राजगीर है ना, उसी का पुराना नाम है राजगृह या गिरिब्रज। गिरी मतलब पहाड़, ठीक ना, तो पहाड़ों का स्थल हो गया। तो राजगृह जो है इसी का ये नया नाम है राजगीर। तो मगध जो था उसी साइड वाले क्षेत्र में था। तो मगध का राजधानी कहाँ हो गया? राजगृह या गिरिब्रज। ये क्वेश्चन आता है दोस्तों। अब देखिए काशी, यही हम लोग का बनारस,
तो काशी की राजधानी कहाँ थी? वाराणसी। ये जो है दोस्तों सभी महाजनपद हैं, ठीक ना। काशी नरेश का आप नाम सुने होंगे, यही सब, यानी कि यदि आप डीपली और पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको इंट्रांस टाइप का ही पढ़ना है, तो आप ज़्यादा ये नहीं करें, आप जो क्वेश्चन जहाँ पॉइंट वाइज है वही पढ़ें। अब देखिए उसके बाद जो है वत्स की राजधानी है कौशाम्बी, ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है दोस्तों, ठीक ना। वत्स की राजधानी कहाँ है? कौशाम्बी है। अब देखिए उसके बाद जो है दोस्तों वज्जी की राजधानी कहाँ है? वैशाली। यहाँ पर थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। देखिए तो राजगीर जो है अभी कहाँ है? तो पटना गया वाले बेल्ट पे है, ठीक ना। अब देखिए वाराणसी मतलब जो वर्तमान बनारस है, ये हो गया आपको। कौशाम्बी यूपी में है, आप समझ रहे हैं। उसके बाद जो है वज्जी, तो वज्जी की राजधानी कहाँ है? वज्जी की राजधानी वैशाली है। वैशाली जो है आपको हाजीपुर के बगल में है, ठीक ना, हाजीपुर मुजफ्फरपुर के बीच में है, ये बिहार में है आपको। हाजीपुर मुजफ्फरपुर के बीच में है, बिहार में है। तो वज्जी की राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। अब देखिए उसके बाद जो है दोस्तों कोसल की राजधानी कहाँ है दोस्तों? श्रावस्ती। कहाँ है दोस्तों राजधानी कोसल की? श्रावस्ती। और दोस्तों आपने यानी कि ये क्वेश्चन पढ़ा होगा कि जो हमारे महात्मा बुद्ध थे वो सबसे अधिक यानी जो उपदेश दिए थे वो श्रावस्ती में ही दिए थे। श्रावस्ती तो दोस्तों जो है वो है यूपी में है, ठीक ना, उत्तर प्रदेश में है। तो श्रावस्ती वर्तमान में कहाँ है? तो अवध वाले बेल्ट पे है। अब देखिए उसके बाद यानी कि है अवंती। दोस्तों अवंती की राजधानी जो है यानी ये दो क्षेत्र मतलब दो में डिवाइड था, एक था उत्तरी अवंती, एक था दक्षिणी अवंती। तो जो उत्तरी अवंती था उसका राजधानी था उज्जैन, ठीक ना, और जो दक्षिणी अवंती है उसका राजधानी था महिष्मती। कहाँ है? महिष्मती। तो अब इसको देखेंगे, अवंती दो भागों में डिवाइड था, एक है उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी है उज्जैन जो मध्य प्रदेश में है, दूसरा है दक्षिणी अवंती जो कि महिष्मती इसकी राजधानी है, जो कि वर्तमान में कहाँ है? एमपी में है। अब देखिए दोस्तों उसके बाद जो है दोस्तों मल की राजधानी कहाँ है? पावा या कुशीनारा। ये भी जो दोस्तों आपको यूपी में पड़ता है, और यूपी में कहाँ पड़ता है? तो देवरिया यूपी में। तो मल की राजधानी कहाँ है? पावा या कुशीनारा। चलिए उसके बाद देखिए असमक की राजधानी कहाँ है? पोटली या पोतन। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत इसको लगाइए VVI आप, पता है क्यों? जितने भी हम 16 महाजनपद पढ़ेंगे, ठीक ना, तो यही एक ऐसा महाजनपद है जो कि दक्षिण भारत में है। बाकी जितना है सब यानी कि आपको उत्तर भारत वाले क्षेत्र में ही मिलेंगे। यही एक असमक है जो कि दक्षिण भारत में है। क्या नाम है इसका? असमक। इसकी राजधानी कहाँ है? पोटली या पोतन। इसको जरूर आप याद कर लेंगे। और यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा महाजनपद है, एकमात्र महाजनपद है जो कि दक्षिण भारत में है। तो कौन है? असमक है, जिसकी राजधानी है पोटली या पोतन। अब देखिए मत्स्य का राजधानी कहाँ है? विराटनगर है। ये कहाँ पड़ता है? जयपुर भरतपुर में वर्तमान में है, ठीक ना। अब देखिए उसके बाद जो दोस्तों सूरसेन की राजधानी है मथुरा, वही मथुरा कृष्ण जी वाला, ठीक ना। और ये वर्तमान में कहाँ है? तो ब्रजमंडल क्षेत्र जो यूपी का है उसमें है। उसके बाद देखिए दोस्तों गांधार तक्षशिला इसकी राजधानी है। तक्षशिला कहाँ पड़ता है दोस्तों? वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक ना। जो कश्मीर का भी कुछ क्षेत्र पड़ता है, POK जो है ना, जो भी पाकिस्तान के मतलब वो अंडर में है, तो उसी बेल्ट पे पड़ता है। तो गांधार की राजधानी है तक्षशिला। और विश्व का जो सबसे पुराना यूनिवर्सिटी जो है तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, ठीक ना, सबसे पुराना। अब देखिए उसके बाद देखिए दोस्तों कंबोज का राजधानी कहाँ है? हाटक या राजपुर। राजौरी एवं हजारा क्षेत्र पाकिस्तान, ये वर्तमान है दोस्तों मैं आपको यहाँ बताया था कि कौन कौन यानी इंपॉर्टेंट है जो आप याद कर सकते हैं, सभी नहीं पूछे जाते हैं। देखिए एक आप मगध का राजधानी याद कीजिएगा, उसको काशी याद कीजिएगा, वत्स याद कीजिएगा, वजी याद कीजिएगा। अब देखिए कौशल याद कीजिएगा, अवंती याद कीजिएगा, असमक याद कीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। उसका हो गया नहीं, सूर्य से याद कीजिए, गंधार याद कीजिए, ये सब कुछ छोड़ दीजिए, इसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब चलिए 4 और बाकी है, ये हो गया पूरा 12, 4 और बाकी है। उसके बाद जो दोस्तों ये पांचाल का राजधानी कहाँ है? अहिछत्र या काम्पिल्य, ये बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद जो यूपी में पड़ता है वो सभी वर्तमान क्षेत्र में है। तो दोस्तों ये आप नाम याद करो तो चलेगा। मैं फॉर्मेलिटी के तौर पर बता दूं क्योंकि जो हमारे 16 महाजनपद है उसको यानी ये करना जरूरी है। जो मैंने पीछे टिक लगवाया है उसको अभी याद जरूर करेंगे। कुरु है, इसको अब याद करेंगे। कुरु की राजधानी है हस्तिनापुर। कहाँ है? हस्तिनापुर। जो कुरु का जो क्षेत्र पड़ता है वर्तमान में कहाँ पड़ता है? दिल्ली मेरठ वाले बेल्ट पे पड़ता है, और हरियाणा का कुछ भाग भी पड़ता है, ठीक ना, जो उसमें कुरु था। अंग की राजधानी दोस्तों ये याद करना है, अंग की राजधानी जो है चंपा में है, ठीक ना। यह भागलपुर मुंगेर वाले क्षेत्र में है जो कि बिहार में है। अंग की राजधानी जो है वो चंपा है। अब जो लास्ट हम लोग का चेदी वंश का भी आपने यानी सुना होगा, यदि आप हिस्ट्री पढ़ेंगे अच्छे से तो चेदी की जो राजधानी वो शक्तिमती थी, ये भी याद करना दोस्तों। चेदी की राजधानी कहाँ थी? शक्तिमती, जो कि बुंदेलखंड यूपी में है।
ठीक ना। अब देखिए दोस्तों, सब हम यानी याद कर लिए। अब कुछ पॉइंट्स को देखेंगे जो कि यानी बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, सभी में यानी जितने भी महाजनपद है सभी में औस्मक, मैंने पहले बताया दोस्तों, औस्मक एकमात्र महाजनपद है जो कि दक्षिण भारत में है दोस्तों, एकमात्र ऐसा है जो कि दक्षिण भारत में है। चलिए अब इसको रट लेंगे एकदम, औस्मक। इसकी राजधानी कहाँ थी? पोटली या पोतन, ठीक ना। चलिए अब देखिए दोस्तों, यानी जितने भी 16 महाजनपद थे, तो मैंने आपको बताया कि उसमें यानी कि मगध जो था सबसे शक्तिशाली था, जो कि बिहार में था। तो मगध के अलावा जो है यानी कि मगध, वत्स, कौशल, अवंती, ये जो 4 था ये आपको शक्तिशाली था, आप देख पा रहे हैं, ठीक ना। और ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे शक्तिशाली कौन था, तो आपको मगध था। चलिए, और उसके बाद यानी कि हम चलते हैं अब क्या बोलते हैं, महाजनपदों का उत्कर्ष, यानी उसका उदय कैसे हुआ हम पढ़ते हैं थोड़ा, ठीक ना। अब देखिए, महाभारत, ठीक ना, महाभारत जो हमारा धर्म ग्रंथ है, सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है। और पुराने दोस्तों, महाभारत का रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास, इसको लिख देते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, महर्षि वेद व्यास, ठीक ना। अब देखिए, ये जो पुराण है, तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। उपनिषद 108, हमने सब पढ़ा रखा है दोस्तों, ये भी सब क्वेश्चन आते हैं। पुराण जो है 18 है, ठीक ना। अब देखिए, महाभारत एवं पुराणों के अनुसार मगध के प्रथम राजवंश की स्थापना वृहद्रथ ने की थी, ठीक ना। देखिए, जैसे जितने भी आप महाजनपद पढ़ रहे हैं, चाहे मगध पढ़ें, वत्स, कौशल, अवंती, अंगचेदी, कुछ भी पढ़ें, तो जैसे मगध है, एक उदाहरण लेते हैं, तब मगध पर जो है यानी दोस्तों बहुत सारे वंशों ने शासन किया था। जैसे यानी कि उसके शुंग वंश हो गया, उसके बाद हर्यक वंश हो गया, ठीक ना, ये सब शासन किए थे। तो देखिए, महाभारत एवं पुराणों के अनुसार जो है मगध के प्रथम राजवंश की स्थापना जो है वृहद्रथ ने की थी। कौन की थी? वृहद्रथ ने की थी। वृहद्रथ एक शासक था जो कि यानी प्रथम राजवंश का स्थापना किया था मगध महाजनपद पे। किसने? वृहद्रथ ने। चलिए, ये किसके अनुसार जो है? महाभारत एवं पुराणों के अनुसार है। अब देखिए, लगभग 545 ईस्वी पूर्व में मगध में बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की। मैंने बताया कि मगध पर जो है हर्यक वंश, शुंग वंश, ये सब जो है अपना ये शासन किए हुए हैं। तो 545 ईस्वी में जो है मगध में जो है बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी दोस्तों। मैं एक इंडिविजुअल वीडियो लाऊंगा जिसमें यानी आप जो है सही वंश के जो है आप जो सही वंश के जो संस्थापक है वो हम पढ़ेंगे उसमें। देखिए, तो बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। कब की थी? 545 ईस्वी में, ठीक ना। अब ये देखिए दोस्तों, यानी जो और हर्यक वंश की राजधानी कहाँ थी? तो राजगीर थी। वही मगध की राजधानी राजगीर थी ना, वही हर्यक वंश की राजधानी जो है वो भी राजगीर थी। अब देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं। बिंबिसार को जैन साहित्य में श्रेणी कहा था दोस्तों। देखिए, जो उपनाम होता है आप जरूर याद करिए, ये भी क्वेश्चन, ये भी जो है एग्जाम में एकदम बनते हैं, ठीक ना। तो बिंबिसार जो थे उसको जो है जैन साहित्य में क्या कहा था? श्रेणी कहा था, श्रेणिक। बिंबिसार का दोस्तों यहाँ देखिए, बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु, बिंबिसार का बेटा कौन है? अजातशत्रु, मतलब इसके बाद जो शासक बना। और अजातशत्रु को जो है कुणिक कहा था, कुणिक। देख रहे हैं, ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा है, BHU में पूछा है, AU में पूछा है, ठीक ना। जो अजातशत्रु जो थे उसको कहा था कुणिक, ठीक ना, कुणिक। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर कुछ ये लिखा है BAU, इसका अब ये समझिए, B फॉर बिंबिसार, A फॉर अजातशत्रु और U फॉर उदयीन, ठीक ना। इसका नाम लिख देता हूँ, उदयन, ठीक ना। B फॉर हो गया आपका बिंबिसार, आप यहाँ पर देख रहे हैं। A फॉर हो गया अजातशत्रु। देखिए, बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु, जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, और अजातशत्रु का बेटा था उदयीन, ठीक है ना। तो जो अजातशत्रु था, अजातशत्रु जो इसके पिता थे बिंबिसार, उसकी हत्या कर दिया, ठीक ना। अजातशत्रु अपने पिता की हत्या कर दिया, तो वही देखा देखी जो है ना, अजातशत्रु का बेटा था उदयीन, ये भी हत्या कर दिया अजातशत्रु का। बात समझ रहे हैं? इसलिए जो है अजातशत्रु को जो है इतिहास में पितृहंता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पितृहंता, पितृहंता कहा जाता है किसको? अजातशत्रु को। क्योंकि अजातशत्रु जो है अपने पिता को मारा हुआ है, हत्या कर दी शासन करने के लिए, गद्दी पर बैठने के लिए, ठीक ना। और अपने बेटे से वो भी मतलब अपने बेटे के हाथ से मारा भी गया। अब देखिए, कौन? अजातशत्रु। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु, अजातशत्रु का बेटा उदयीन, ठीक ना। तब बिंबिसार को किसने मारा? अजातशत्रु। अजातशत्रु को किसने मारा? उदयीन मारा। चलिए दोस्तों, देख रहे हैं आप, जो वर्तमान पाटलिपुत्र नगर है, पाटलिपुत्र जैसे यानी जो नगर है ना, जो वर्तमान पटना है, तो उसका स्थापना किया था उदयीन किया था। कौन किया था? उदयीन किया था। तो चलिए दोस्तों, आप यहाँ पर दो यहाँ पर याद रखें, एक कुणिक याद रखेंगे अजातशत्रु का, एक याद करेंगे पितृहंता, ये भी अजातशत्रु को ही कहा जाता है। और पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन है?
ये उदयन। चलिए और चलते नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर जो है कुछ पॉइंट्स है दोस्तों, जैसे यानी कि ये पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था, मैंने अभी बताया उदयन ने किया था। किसने किया था? उदयन ने। चलिए दोस्तों, महापद्मानंद जो कि नंद वंश के एक शासक थे, ठीक ना। कौन थे? नंद वंश के एक शासक थे। चलिए, तब महापद्मानंद को जो है ना क्या कहा था? परशुराम का अवतार। दोस्तों ये सब क्वेश्चन पूछा गया और क्वेश्चन पूछता भी है कि परशुराम का अवतार किसे कहा जाता है? तो महापद्मानंद को कहा जाता है, ठीक ना। किसके अनुसार? तब पुराणों में, ठीक ना। पुराणों में जो है, पुराणों में महापद्मानंद को जो है परशुराम का अवतार कहा गया। और परशुराम को जो है उग्रसेन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उग्रसेन। ये दो उपाधि हैं दोस्तों। उपाधियाँ जो है अधिकतर क्वेश्चन जो है VVI होते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है, ठीक ना। तो उग्रसेन कहा जाता है, किसको कहा जाता है? महापद्मानंद को। और परशुराम का अवतार कहा जाता है किसको? महापद्मानंद को। अब देखिए सिकंदर दोस्तों यानी बहुत यानी कि जो विश्व विजयी था, ठीक ना। तो सिकंदर जो है 326 ईसा पूर्व, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में, ठीक ना, भारत पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया? भारत पर। कब किया? 326 ईसा पूर्व में। और उसमें भारत पर शासन कौन कर रहा था? तो घनानंद कर रहा था। कौन कर रहा था? घनानंद कर रहा था। क्वेश्चन पूछता है कि सिकंदर के साथ आक्रमण के समय भारत पर शासन कौन कर रहा था? तो वो घनानंद कर रहा था। और घनानंद किस वंश का था? तो नंद वंश का था। यही घनानंद, नंद वंश, आप समझ सकते हैं, ठीक ना, नाम से कोरिलेट हो रहा है। तो घनानंद कर रहा था, नंद वंश से था। अब देखिए सिकंदर की मृत्यु हो गई 323 BC में। अब देखिए 326 में आक्रमण किया, 323 में मर गया। मतलब ये पीछे जा रहा है। कुछ समझ में आ रहा है आपको? मतलब 326 में आक्रमण किया, 323 में मरा है। अरे भाई ये BC है, बिफोर क्राइस्ट, इसमें उल्टा चलता है। 326 में ये मतलब ये क्या बोलते हैं, आक्रमण किया था और 323 में मरा, यानी 3 साल ही बाद है 23, ये पहले नहीं है, 3 साल बाद है। बिफोर क्राइस्ट में ऐसा ही होता है, ठीक ना। तो 326 में ये जो है आक्रमण किया और 323 में वो मृत्यु उसके मर गया। अब देखिए दोस्तों, मैं आप यहाँ पर एक और बता दूँ, ये जो अवंतिका हमने पढ़ा है पीछे, ठीक ना, जो कि यानी उत्तरी अवंतिका दक्षिणी अवंतिका पढ़ा था। तो उत्तरी अवंतिका की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन थी। और दक्षिणी अवंतिका की महिष्मती थी। याद है कि नहीं? याद कीजिए, जरूरी है। तो अवंतिका जो है इसका, ये उज्जैन हम लोग अभी वर्तमान मध्य प्रदेश में है, उज्जैन, जहाँ कुंभ मेला लगता है। तो उज्जैन का ही पुराना नाम अवंतिका है। उज्जैन का ही पुराना नाम अवंतिका। जैसे राजगीर जो था, राजगीर का पुराना नाम है, और उसी जो उज्जैन का पुराना नाम अवंतिका है। अब देखिए, प्राचीन भारत में पहला ईरानी आक्रमण, ना यहाँ पर होगा विदेशी आक्रमण, सॉरी विदेशी। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों ने किया था। जैसे यानी कि क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि प्राचीन भारत में जो है, यानी कि भारत में सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? तो ईरानियों ने। और दूसरा किसने किया था? तो यूनानियों ने। अब देख सकते दोस्तों, यहाँ पर अब थोड़ा कन्फ्यूज करेंगे क्योंकि वर्ड जो एक जैसा है। ईरानी, यूनानी, EU मतलब इसमें बड़ा वर्ड कौन है? यू है, तो ये बाद में आएगा, छोटा पहले आएगा, छोटा आकार जो है पहले आएगा। ईरानी, यूनानी, यानी भारत में जो है, प्राचीन भारत में सबसे पहले विदेशी आक्रमण किसने किया था? ईरानियों ने। और दूसरा किया था यूनानियों ने। अब याद करेंगे। अब देखिए, एक और युद्ध है जो है, जो फेमस है, बहुत बार पूछा जाता है, हाइडेस्पीज का युद्ध या वितस्ता का युद्ध, ठीक ना। किसके बीच लड़ा गया था? तो सिकंदर और पुरस के बीच लड़ा गया था। किसके बीच? सिकंदर और पुरस के बीच। सिकंदर यही जो अभी आक्रमण किया था भारत पे घनानंद के समय, ठीक ना, जो कि नंद वंश के ये थे, मतलब उसके शासक थे घनानंद। तो सिकंदर वही है और राजा पुरस, ठीक ना। तो जो भारतीय थे, तो सिकंदर और पुरस के बीच जो है वो युद्ध लड़ा गया था। कौन सा युद्ध? हाइडेस्पीज का युद्ध या वितस्ता का युद्ध। वितस्ता किसे कहा था दोस्तों? तो वितस्ता झेलम नदी है वर्तमान में, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, जो कि यानी कि आपको 6 नदियाँ हैं ना भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे। तो वही जो है आपको झेलम नदी का ही पुराना नाम वितस्ता नदी है। तो ये जो है, जो सिकंदर और पुरस लड़ाई लड़ा था, तो वो झेलम नदी के तट पर ही लड़ा था, इसलिए इस युद्ध का नाम जो है वितस्ता का युद्ध पड़ गया। और हाइडेस्पीज नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सिकंदर जहाँ से बिलोंग करता है, यूनान से जहाँ से बिलोंग करता है, वहाँ का, यानी कि अगर इसको आप वर्ड को वहाँ पर मतलब क्या बोलते हैं उसको चेंज करेंगे, तो मतलब उस भाषा में जो उसको हाइडेस्पीज कहा जाता है, ठीक ना। इसलिए जो है सिकंदर और पोरस जो है, इसका जो युद्ध का नाम पड़ा हाइडेस्पीज का युद्ध या वितस्ता का युद्ध, मतलब झेलम नदी पर लड़ा गया था। अब देखिए लास्ट है दोस्तों, भारत में सिक्कों का प्रचलन जो है 600 BC यानी 600 ईसा पूर्व में शुरू हुआ।
तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, और आप बताइए यह वीडियो कैसा लगा, इसे कंटिन्यू किया जाए या वन लाइनर क्वेश्चन लाया जाए। दोस्तों वन लाइनर जो कि पॉइंट वाइज होगा इसी तरह का होगा, जैसे आप देख पा रहे हैं ना, इसी तरह होगा। यानी हम उतना ये फोकस नहीं करेंगे थियोरेटिकल पर, जो यहाँ पॉइंट वाइज दिया हुआ इसी तरह का होगा। तो बताइए दोस्तों कैसा यानी क्या सही रहेगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। महादेव।